और अब खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं। एक बड़ी से खबर यह है कि अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा होने वाला है। जी हां, अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा होने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है 13 जनवरी को अमित शाह जाएंगे जम्मू और सुरक्षा व्यवस्था का वो जायजा लेंगे। पाकिस्तान से जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान जो है वो नापाक साजिश रच रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है जम्मू संभाग में ड्रोन हमले की साजिश रच रहा है पाकिस्तान। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से और इन तमाम मामलों को लेकर इस बात की पुख्ता जो जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से आतंकी और नापाक साजिशों को रचने के बैकड्रॉप में ये जो है इनका याद का दौरा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अमित शाह जो है घाटी का भी दौरा करें। हमारे साथ अरुणिमा जुड़ चुकी हैं, हमारी वरिष्ठ सहयोगी। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। अरुणिमा, क्या इनपुट है पाकिस्तान की तरफ से, और दूसरा ये कि कब तक संभावित है अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा? अभी तक जो बताया जा रहा है कि संभावित दौरा 13 तारीख को शुरू होगा। 13 तारीख को वो जम्मू पहुंचेंगे और वहीं पे एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेंगे जिसमें स्टेट पुलिस के, सीआरपीएफ के, बाकी पैरामिलिट्री के अधिकारी मौजूद होंगे। डिफेंस के अधिकारी भी हो सकता है वहां मौजूद हो। वो रजौरी जाएंगे या नहीं, इस पर भी आइटिनरी फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट इस पर बातचीत चल रही है कि रजौरी में जहाँ पे आतंकवादी घटना हुई, जहाँ 7 लोगों की मौत हो गई, क्या उनको वहां भी जाना चाहिए। बीजेपी के पॉलिटिकल लीडरशिप जो जम्मू है उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर वो वहां जाएंगे, वहां लोगों के बीच में काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है, तो उनके जाने से एक अच्छा मैसेज जाएगा। बट वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस, भी बातचीत चल रही है। ये भी इनपुट है कि लगातार जम्मू रीजन पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उनके रडार पर है। कभी पंजाब के जरिए, कभी दूसरे लॉन्च पैड से आतंकवादी वहां भेजे जा रहे हैं और इस बैकड्रॉप में होम मिनिस्टर का जम्मू विजिट बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो दौरा है वो इस बात को लेकर भी इस पर ज़्यादा जो है फोकस रहेगा कि सरहद पार से किस तरह की साजिशें हैं, और उसमें जो एक नई बात सामने आ रही है कि जम्मू संभाग को लेकर ज़्यादा उस पर कुछ ऐसी इनपुट्स हैं कि वहाँ ज़्यादा कार्रवाई जो आतंकी हमले ड्रोन के सहारे से किए जा सकते हैं, क्या इस पर ज़्यादा फोकस होगा? या दूसरा जो ये राजौरी वाले घटना के बाद जो हालात बने हैं, वीडीसीज को लेकर बात चल रही है, क्या उस पर ज़्यादा फोकस होगा? देखिए, ड्रोन से एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है पूरे सिक्योरिटी ग्रिड के लिए। बीएसएफ जरूर पंजाब में, जम्मू में ड्रोन्स को गिरा रही है गोलियां चलाकर, लेकिन वो परसेंटेज जो सक्सेस का है वो बहुत कम है। जितने ड्रोन्स आ रहे हैं उनमें से बहुत सारा अनडिटेक्टेड जा रहा है और उनके जरिए नारकोटिक्स, उनके जरिए आर्म्स एंड एम्युनिशन पंजाब में और जम्मू में ड्रॉप किए जा रहे हैं। और ऐसा सिक्योरिटी ग्रिड मानता है कि एक सेल्फ सस्टेनेंस मॉडल बना है जिसमें पहले टेरर फाइनेंसिंग के लिए आप पैसा हवाला के जरिए भेजते थे या कोई कुरियर होता था जिसके जरिए पैसा आता था। अब वो नारकोटिक्स के जरिए आपको एक्टिविटी कैरी आउट करने के बदले में नारकोटिक्स में पेमेंट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही वरिंग सिचुएशन है ड्रोन को लेकर, और इसको लेकर जरूर बातचीत होगी जब भी गृह मंत्री वहां पहुंचेंगे। दूसरी चीज जो वो बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि जो आतंकवादी रजौरी पुंछ के लिए जिम्मेदार हैं, जो घुस आए हैं, ऐसी रिपोर्ट आई थी कि बाइक पर बैठकर कुछ आतंकवादी आए थे और फिर जंगल के रास्ते गायब हो गए। तो ऐसे और भी आतंकवादी हो सकते हैं जो उस इलाके में अभी पे ऑपरेट कर रहे हैं। उनको ढूंढने के लिए 2000 एडिशनल ट्रूप सीआरपीएफ ने डिप्लॉय हैं और इस मीटिंग में पॉसिबिलिटी है कि ये भी डिस्कशन हो कि क्या और पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां डिप्लॉय किया जाना चाहिए। जी, मैं एक और आखिरी सवाल करूंगा। वो सवाल ये है कि क्या इस दौरे में कुछ पॉलिटिकल भी इश्यूज उठ सकते हैं, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर में चुनाव वाले हालात बनते जा रहे हैं, तो क्या इस दौरे में ऐसी भी कोई बात हो सकती है? देखिए, वैली में जब होम मिनिस्टर लास्ट ईयर गए थे तब उन्होंने 3 पॉलिटिकल रैलीज की थी। तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि वैसी सिमिलर पॉलिटिकल रैलीज वो जम्मू करेंगे, बट डेफिनेटली बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, क्योंकि कल ही शाम उन्होंने बीजेपी के जम्मू नेताओं के साथ बातचीत की, कैसे प्रशासन को और उपराज्यपाल को मिलकर वहां के सारे इश्यूज सॉल्व करने चाहिए, क्या इश्यूज हैं पॉलिटिकली, उन सब पे बातचीत हुई है।
तो अगर वो अगले हफ्ते जम्मू जाते हैं, जैसे कि बताया जा रहा है कि 13 तारीख को हो सकता है संभावित दौरा उनका हो, अगर वो वहां जाते हैं तो डेफिनेटली अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, लोकल नेताओं से बातचीत वो जरूर करेंगे कि पॉलिटिकली बीजेपी को वहां पे क्या करना चाहिए, ताकि जब भी चुनाव घोषित हो बीजेपी फ्रंट फुट पे रहे। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस बारे में हमें उन्होंने मजीद जानकारी दी है अरुणिमा, एडिटर इंटरनल सिक्योरिटी न्यूज़ 18। उन्होंने बताया कि ये दौरा प्राइमरीली जो है वो सिक्योरिटी इनपुट्स को जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, जो एक थ्रेट है उसको लेकर है, और ख़ास तौर से जो जम्मू में ड्रोन जो हमले बढ़ गए हैं पंजाब की तरफ भी, और जम्मू में भी ड्रोन की एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, उसको लेकर ज़्यादा फोकस इस दौरे में हो सकता है। अगर अमित शाह दौरा करते हैं, ऐसे ये संभावित है ये दौरा उनका 13 जनवरी का। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि कल गृह मंत्री की मीटिंग में राजौरी घटना सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा भड़काऊ बयान देने वालों पर भी बात हुई। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि जल्द ही गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आएंगे। साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी। सर, कल गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात थी, कैसी मुलाकात रही और किस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के विषयों को लेकर के समय समय पर इस प्रकार की बैठकें होती हैं। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कुछ राजौरी हत्याकांड हुआ के बारे में थोड़ी जानकारी देनी थी, और बहुत से लोग जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को बिगाड़ना चाहते हैं, और हमारी विपक्षी पार्टियां उस पर भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती हैं, जिसके कारण से वहाँ का माहौल ख़राब होता है। जम्मू कश्मीर बड़ी मुश्किल से सुधार आया है, ये परिस्थितियाँ ना बिगड़ें इसके लिए चिंतित होना स्वाभाविक बात है। गृह मंत्री जी के ध्यान में ये सब चीज़ें बातें लाई गई हैं, और कुछ करंट इश्यूज़ हैं, रैबरे जंगलात, रैबरे खेल, इस प्रकार से और कई विषयों को लेकर के उनसे चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि निश्चय ही जो गृह मंत्री जी ने बताया कि आने वाले वीक में वो जम्मू कश्मीर में आएंगे और करीब से उसकी सारी जानकारी लेंगे और उस पर एक्शन होगा। तो सर, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लगातार सवाल उठाती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो गृह मंत्री जी का किस तरह से, उनका क्या कहना था? देखिए, आज अगर जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरी है, जिन लोगों ने इन परिस्थितियों को बिगाड़ा, लगातार 75 साल 370 के आड़ में हम जीते रहे, जिसके कारण से अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर फली। तो मुझे लगता है कि नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में जो उनकी दुकानें बंद हुई हैं वो दोबारा से इसी तरह से चलती रही। इसलिए ज़रूरी है इन लोगों पर लगाम लगाना, इन लोगों पर चेक लगाना। भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए शायद उनको नहीं पता लगता, और ख़ास करके बार बार पाकिस्तान से बात करने की वकालत करना, जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की एक प्रयास करता है। तो मुझे लगता है चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, इनकी इस प्रकार की जो मंशा है उसको कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अभी महबूबा मुफ्ती का जिस तरीके से बयान आया, क्योंकि तमाम चीज़ें गृह मंत्री जी के सामने रखी गई थी, बयान आया कि मुस्लिम तो मारे ही जाते हैं, हिंदू मारे जाते हैं, तो उस पर राजनीति होती है और उसे एक पार्टी फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, या फिर राजौरी घटना हो, तो जो सुरक्षा की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, क्या उनको लेकर के भी सरकार की तरफ से चीज़ें हुई हैं, गृह मंत्री की तरफ से चीज़ें हुई? देखिए, अभी 18 कंपनियां सीआरपीएफ की, बीएसएफ की और दूसरे जो सुरक्षा बल हैं उनकी भेजी गई हैं राजौरी, पुंछ, जहां पर पाकिस्तान आतंक के माध्यम से वहां पर माहौल ख़राब करना चाहता है। अभी पिछले दिनों में पहाड़ियों को, और ख़ास करके जो हमारा एसटी समाज है, उनको कुछ रिजर्वेशंस दी गई हैं, जिसके कारण से 75 साल वो वंचित रहे। आज वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल, कल कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बयान आया कि दिल्ली में जिस तरह की मीटिंग हो रही है, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को इस तरह की मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। वकार रसूल वानी की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी जमात है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है।
जम्मू कश्मीर में इनके सबसे बड़ा नेता जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, इनको छोड़ करके चले गए हैं। और कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी थाली बन करके, रोलिंग स्टोन बन करके कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। कांग्रेस की स्थिति खराब है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी अब यह फिल्म ऑस्कर पाने के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन इसकी टक्कर ऑस्कर शॉर्टलिस्ट की अन्य फिल्मों से होगी। इस बार ऑस्कर के लिए दुनिया भर की 301 फीचर फिल्मों को चुना गया है, जिनमें कुछ फिल्में इंडिया की भी हैं। इनमें द कश्मीर फाइल्स का नाम भी शामिल। अपने फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने से विवेक अग्निहोत्री काफी खुश हैं। और फिल्म द कश्मीर फाइल्स के ऑस्कर 2023 की पहली लिस्ट में शामिल होने पर कश्मीरी पंडितों और पीएम पैकेज कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। बहुत बड़ी बात है कश्मीर फाइल्स के लिए, उनके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए। कश्मीरी पंडितों की व्यथा और कथा को जिस प्रकार से इस चलचित्र में बताया गया है, दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को लेकर के, जेनोसाइड को लेकर के जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में एक्सपीरियंस किए हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि दुनिया भर में इस फिल्म को देखा ही नहीं गया, सराहा ही नहीं गया। अब तो ये ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भी नामित की गई है। बहुत बड़ी बात है। मैं इस मौके पर विवेक अग्निहोत्री जी को, उनके सारे टीम को बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि एक्चुअली जब अवार्ड्स की घोषणा होगी तो ये फिल्म जो है वो जिस कैटेगरी में को रखा गया है उसमें ये एकेडमी अवार्ड्स भी जीतेगी। द कश्मीर फाइल्स मूवी को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और जिस तरह से लगातार इसके खिलाफ एक लहर चली की प्रोपेगेंडा है और कई सारे लोगों ने विरोध किया, आज उनके मुंह पर तमाचा जो है बसता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कश्मीरी पंडित लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे द कश्मीर फाइल्स को जब ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, किस तरह से देखते हैं इस मूव? देखिए, आज ये बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है। जिस प्रकार से कश्मीर फिल्म को पूरे विश्व के अंदर दिखाया गया और जिस प्रकार से जो हमारे साथ कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो त्रासदियां 90 के दशक में बीती थी, उसको लोगों के सामने अग्निहोत्री जी और अनुपम खेर जी ने कोशिश की है। हालांकि वो 4 या 5% ही उसमें दिखाया गया है, तो लेकिन फिर भी एक ईमानदारी की तौर पे कोशिश की गई कि लोगों तक सच्चाई आए। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित उस त्रासदी का शिकार हुए थे, आज सुनने में आया कि उसको नॉमिनेट किया गया है सूत्रों के हवाले से, तो आज एक खुशी की लहर है और उस कम्युनिटी में एक विश्वास सा जग गया है कि कहीं ना कहीं उनकी जो कॉन्फिडेंस है, एक जो सरकार ने एक वो स्टेप उठाया है, उनकी त्रासदियों को सुनवाई होनी चाहिए और उसमें एक पूरा हमें आशा है कि आगे चल के जो हमारे जो दुख है, पीड़ा है, को समझा जाएगा। और माननीय मोदी जी ने इसको प्रमोट किया है, अमित शाह जी ने प्रमोट किया है और उन लोगों के लिए ये तमाचा है। अगर ये नॉमिनेट हो गई और अब उसको अवार्ड मिलना चाहिए, तो उन लोगों के ऑटोमेटिकली मुंह बंद हो जाएंगे, उनके मुंह पे एक तमाचा कसा जाएगा जो इस फिल्म को फेक और प्रोपेगेंडा के तौर पे देखते थे। इंपॉर्टेंट बात जो है इन्होंने कही है, जहां पर कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, वही इनकी उम्मीद है कि ऑस्कर मिलेगा और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा बचेगा जो लगातार इसे फेक और प्रोपेगेंडा कहलाते थे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। और कश्मीरी पंडित मनन कश्मीर लीडर एम.के. धार और विजय रैना ने विवेक रंजन अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट होने पर प्रतिक्रिया दी है। ये जो द कश्मीर फाइल्स मूवी जो है शॉर्टलिस्ट की गई है ऑस्कर अवार्ड के लिए, तो ये बहुत खुशी की बात है कि इस मूवी को ऑस्कर में चुना गया है। तो इससे एक चीज़ सिद्ध हो जाती है कि जो हमारे साथ, जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो घटनाएं घटी थी, उनका जो इतनी क्लींसिंग की गई थी, तो एटलीस्ट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसको सुन लेगी, उनको पता लगेगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। और जो एक नैरेटिव, एक सेक्शन जो था, चाहे पाकिस्तान है या बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट लोग थे जो इसको एक प्रोपेगेंडा मानते थे, तो उनका जो ये नैरेटिव है बिल्कुल फेल हो गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको समझ लेगी कि क्या कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था।
और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी सीरियस हो जाए कश्मीरी पंडितों को फिर से स्थापित करने में। मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको सीरियसली लेगी और कश्मीरी पंडितों को फिर से पुनर्वास अपने स्थानों पर करेगी। कश्मीर फाइल्स का ऑस्कर के लिए चुन जाना हमारे लिए, हम कश्मीरी पंडितों के लिए एक सराहनीय बात है। कश्मीर फाइल्स ने जो दिखाया है, हालांकि वो हमारी गाथाओं का, हमारे उस मिजरीज का 1% है, लेकिन तब भी हम शुक्रगुजार हैं उस पर कि उन्होंने जो दिखाया वो सच्चाई है। हम तो चाहेंगे कि दुनिया इससे देखे, दुनिया इसको परखे और देखे कि हमारे साथ क्या हुआ है, जिसको एक फिल्म के रूप में दिखाया गया है। हम अग्निहोत्री जी के भी काफ़ी शुक्रगुजार है कि उन्होंने ऐसी एक फिल्म बनाई, और देश के लोगों को भी शुक्रगुजार है जिन्होंने इसे सराहा। आज ऑस्कर ने जो इसे शॉर्टलिस्ट किया है अपने के लिए, ऑस्कर अवार्ड के लिए, हम ये सोच रहे हैं कि दुनिया जानेगी कि ये सब क्या है, इनके साथ क्या हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ है। हम देश के लोगों का भी, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज इस फिल्म को देख के शॉर्ट लिस्ट किया, और सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि इसकी ओर देखते हुए एक इंसाफ किया जाए। हमारे साथ आज तक भी इंसाफ नहीं हुआ है, जिसके लिए हम आज भी इंतजार कर रहे हैं। कश्मीर फाइल, ए मूवी very vividly, very picturesquely, which suffices to enliven the pains, sufferings of Kashmiri Pandits. It captures a gruesome massacre in the Indian history, has virtually been nominated for Oscars. This is not only a welcome step, but it is as good as an overall international recognition for a worst pogrom in the Indian history, a worst case where how fundamentalism, how terror, how high-headedness has led into these worst massacres of Indian history. My point remains that this itself silences the critics who, for the sake of interests, for vested interest, have been trying to paint it black, just out of vogue, out of sync and out of place. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और वीडीसी की बहाली पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है 370 के निरस्त होने के बाद कुछ भी नहीं बदला है, जैसा कि भाजपा ने दावा किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब हम बीजेपी के सामने चुनाव की भीख नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि जमीन वसूली व अन्य हथकंडों के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। वीडीसीज को ट्रेन करना, उनको फिर से बंदूकें थमाना, ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से ये वो कबूल कर रहे हैं कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे वो अधूरे रह गए। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है, और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है, और गवर्नमेंट को जो इस तरह के इक़दाम उठाने जो इनकी मजबूरी बन गई है। तो सर इलेक्शंस के हवाले से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस साल भी इलेक्शंस होंगे? नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना, हम भिखारी नहीं हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी, कश्मीरी भिखारी नहीं है। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें। हम भिखारी नहीं है और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तो कभी लैंड के बहाने पे तंग किया जा रहा है, स्टेट लैंड के चक्कर में जो है वो निकाली जा रही है, तो ऐसी कार्रवाइयां होती है जमात इस्लामी पे लगातार, और दूसरी जानिब जो है मुलाजमीन पर भी जो है शिकंजा कसा जा रहा है इस वक्त। तभी तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना,
क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पे ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं ये शौक क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज्यादा तंग करना। जहां पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं। इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे हुए हैं। राजौरी टेरर अटैक मामले में एजेंसियों की जांच पड़ताल और धरपकड़ जारी है। इसी कड़ी में आज 50 से ज्यादा को हिरासत पर लिया गया है। उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया गया। आपको बता दें कि नए साल की पहली और दूसरी तारीख को आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया था। बीती रात ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें राजौरी घटना को लेकर भी बातचीत हुई थी। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी कपकपाती ठंड का प्रकोप जारी है। जिला सांबा में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ आंतरिक सड़कों पर भी विजिबिलिटी कम होने पर वाहन रेंगते नजर आए। सांबा जिले में पिछले 10 दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड के साथ साथ धुंध और घना कोहरा पड़ रहा है। घना कोहरा और धुंध के चलते सांबा सेक्टर के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं बिजली की भारी कटौती के चलते लोगों में सरकार के प्रति रोष है। कोहरे की वजह से हम काम भी कोई नहीं कर सकते हैं, तो इधर बहुत हमारा काम ढीला चल रहा, मंदा चल रहा है। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं सर्दी की वजह से। कितनी ज़्यादा धुंध कब से पड़ रही है? ये धुंध तो 15-20 दिन की पड़ गई, तो इससे पहले मौसम ठीक था। अभी भी आगे भी मौसम साफ होने की कोई वो नहीं है, दिख रही है। ठंड का आग उग से कर बचाव कर रहे हैं। बिजली की बहुत दिक्कत आ रही है, उससे सबसे बड़ी जो दिक्कत है बिजली की है। अगर बिजली हो तो हम घर में पड़े रहते हैं, उसकी वजह से घर से बाहर निकलना पड़ता है, आग का सहारा लेना पड़ता है। काम में इतनी दुश्वारी आ रही है, सही तरीके से काम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, बीमार हो रहे, खांसी जुकाम आप बात हो गई है, बारिश नहीं पड़ रही है और जो धुंध की वजह से बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10-12 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, विजिबिलिटी बहुत कम है और आग जगह जगह से लोगों ने आग जला कर रखी है। मुश्किल, विजिबिलिटी बहुत ही कम है, गाड़ियों के एक्सीडेंट का बहुत सारा चांसेस बन गया है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो धीरे धीरे गाड़ियाँ चलाएं, खासकर डिपर लगा के गाड़ियाँ चलाएं और थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलाएं। और ठंड का तो लगता नहीं है मुझे कि 10-12 दिन और भी रुकेगी, और अगर बारिश हो जाए 2-4 दिन के अंदर तो चलो थोड़ा बहुत विजिबिलिटी ठीक हो जाएगी। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप जारी है। सांबा सेक्टर के जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से जीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। पिछले 10-12 दिनों की बात करें तो लगातार कड़ाके की ठंड कोहरे से जो है लोग परेशान हैं और मौसम विभाग की अगर बात करें तो अगले दिनों में भी मौसम साफ होने की कोई उम्मीद नहीं है। और इसी के साथ साथ सांबा सेक्टर के सीमांत क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और हिमाचल प्रदेश में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों ने दिल्ली में सीएम के साथ कांग्रेस आला कमान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री कुमार ने कहा कि सरकार ओपीएस सहित सभी वादे पूरे करने पर काम कर रही है। वो जो सीपीएस नियुक्त की है वो सारे एमएलए हैं, अभी तो एमएलए बनाए। एमएलए को तो वैसे भी तनख्वाह मिलेगी, सिर्फ हमने गाड़ी देनी है उनको, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी बनाए थे, बाकी गवर्नमेंटों ने भी सीपीएस बनाए, इसमें कोई आलोचना की बात नहीं। पहली बार भी हमारे टाइम में भी सीपीएस रहे हैं, 3-4 उस वक्त भी बनाए। जहाँ तक बैट की बात है तो 6 महीने के जो पहले के फैसले थे उनको कांग्रेस पार्टी ने रिवर्स किया है, और जो बैट जो था ये उस वक्त इन्होंने चुनावों को देख करके काम किया था। पहले कहा कि 6 महीने के जितने भी फैसले उनको हमने रिवर्स किया है, कोई नया टैक्स उसमें नहीं लगा। 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में ये सरकार पहले वाली डूबी हुई। हम अपने सीमित साधनों से अपनी प्रायोरिटी फिक्स करेंगे और जो जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उनको हम सबसे पहले युद्ध स्तर के ऊपर पूरा।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।